बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से मुतनाज़ बयान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब समेत दीगर अहम शख्सियात ने, सियासी शख्सियात ने इस बयान की मजम्मत की, जबकि हुकूमत की जानिब से आज बिजली की कीमतों में एक मरतबा फिर बड़ा इजाफा कर दिया गया है। दूसरी जानिब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, जो कि चेयरमैन नैब थे, वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नहीं। सर, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जो बयान दिया गया, मुतनाज़ बयान, उस पर काफ़ी सियासी शख्सियात जो हैं वो बरहम भी नज़र आई और कहा भी गया कि बगावत के मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। क्या कहते हैं आप इस बयान के हवाले से, और क्या हुकूमत इसको ज़्यादा एग्जैजरेट कर रही है या वाकई में एक मुतनाज़ बयान था? नहीं, देखें, बयान उन्होंने जो दिया वो ज़ाहिर है उससे लोग परेशान भी हुए और एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उसकी मजम्मत भी की। सब कुछ हुआ। इमरान खान साहब ज़ाहिर वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान के। लेकिन मैं इसके जो सियासी इसका पहलू है, जो इस वक्त बात चल रही है, ठीक है, इस वक्त बात चल रही है, उससे हट के, बिल्कुल उससे ला ताल्लुक हो कि इमरान खान साहब ने क्या कहा, शायद नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, जरदारी साहब ने क्या बयान दिया, उसको आप एक साइड पे रखें। बात यह कि पाकिस्तान जो है, ये अपना ज़ाहिर मैं तज़किया इस पे देता हूँ। पाकिस्तान एक कांस्टेंट, जिसको मैं ग्रे जोन वॉर कहता हूँ, या जिसको हाइब्रिड कुछ लोग कहते हैं, मैं ग्रे जोन का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ उसके लिए। पाकिस्तान उस ग्रे जोन जंग में लड़ रहा है, ठीक है। और ग्रे जोन जंग की खूबी ये होती है, उसकी बेसिक खसूसियात ये हैं जो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, कि आपके अवाम को सबसे पहले तो ये कि डिमोरलाइज किया जाता है, कौम मायूस हो जाती है, क्या बनेगा हमारा, हम कैसे रहेंगे, हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे बिल कैसे अदा होंगे, परेशान होती है कौम, हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं। एक लोगों के अंदर अदम एतमाद पैदा होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद उसका एक बड़ा जो हिस्सा है वो है जिसको आप डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन और मतलब आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप ये कहें कि कौन सी खबर सही है, कौन सी दुरुस्त है सोशल मीडिया पे। मैं जब ये हुआ ना, हुस्न मुबारक, ये अरब क्यास जो था, जिसको अरब स्प्रिंग का नाम देते हैं, ठीक है, जो भी नाम दें उसको, लेकिन जिसको अरब क्यास ये क्रिएट हुआ मुख्तलिफ मुल्कों में, तो मैं उस वक्त वहाँ पे था। तो बाद में एक प्रॉपर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेजेंटेशन हुई जिसमें ये बताया गया कि जो ट्विटर अकाउंट्स थे उस वक्त जो हैंडल कर रहे थे, जिनको वहाँ की यूथ हकीकतन ये समझ रही थी कि ये हमारा ही है, वो असल में इजिप्ट से बाहर से हो रहे थे कंट्रोल, वो मिस्र में थे ही नहीं। और ये बात उस वक्त की है, आज से एक दिहाई पहले चले जाएं आप। तो इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन उसका हिस्सा है, इकोनॉमिक वॉरफेयर उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो हो गई ना, साइकोलॉजिकल के आप डिप्रेशन में, एतमाद आपस में क्या बनेगा, और डीमोरलाइज आप हो जाएं तो फिर आप ज़ाहिर है काम भी नहीं करते, लड़ते भी नहीं, आपको मतलब है कि परेशान रहते हैं, उलझे रहते हैं। ये उसका हिस्सा है। मतलब हम जब तक इस बात को नहीं समझेंगे ना, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं इत्मीनान के साथ कैसे बात कर जाता हूँ, मैं इसलिए कर जाता हूँ कि मैं चूंकि थोड़ा सा समझता हूँ कि जब मैं मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा मायूस अगर हो जाऊँ तो इसका मतलब है कि मैं उस फंदे में आ गया, जो फंदा मेरे लिए बिछाया गया है, मैं उस फंदे में आ गया कि जी ओह क्या बनेगा, क्या उधर। तो नहीं, ये उसका हिस्सा है कि आपने जो है ना मायूसी तारी करनी है आपके मद्दे मुकाबले जो भी शख्सियात हैं। ये गली मोहल्लों में भी होता है, ये होता है ना, वो कुछ नहीं होगा, तेरा कारोबार बंद हो जाएगा, वो यार तू बन जाए, लोग एक दूसरा अपने सामने वाले जो उनके हरीफ होते हैं उनको डिप्रेस करते रहते हैं। ये एक बड़ा एक कॉमन सी चीज़ है। अच्छा, इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक वॉरफेयर, ठीक है, केओस, बगावतें और अदारों के ऊपर से एतमाद का खात्मा, ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा हैं जो किसी भी मुल्क के ऊपर जो है वो जब इकोनॉमिक जब आपका ग्रे जोन में जंग हो रही होती है तो ये सारी हो रही होती है, और आपको पता ही नहीं चलता दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, आगे का पीछे का। तो ये हम पहले बात कर चुके हैं।
अच्छा, अब इसमें आ जाएं आप। मैंने कहा ना, इसको एक साइड पे रखें, इस पूरे बयान और इस पूरी जो बातें हो रही हैं, लेकिन दो तीन चीजें एक साथ हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो क्या एकदम से एक दिन में खराब हुई है? नहीं। मुझे मेरा नहीं ख्याल कि ये एक बरसा बरस से एक इशू चल रहा है ना, बरसा बरस से चल रहा है। कम से कम मेरा ख्याल है कि एक दिहाई से ज़्यादा अरसा ऐसा हो गया है जब से मैं कम से कम इस बात को बार बार, और सभी लोग, इतना कर्जा ले लिया, इतना बढ़ गया। जितने माहिरीन माशियात हैं, जितने इकॉनमी पे नज़र रखते हैं पाकिस्तान में लोग, संजीदा और बड़े ज़बरदस्त हैं, उसमें तजियाकार भी हैं, उसमें इवन जो मीडिया में लिखते हैं, जो आप अगर अखबारात पढ़ें तो जो इकॉनमी पे लिखने वाले लोग हैं वो मेरा ख्याल है बहुत कमाल का उस पर लिखते हैं। मेहताब हैदर हैं, खलीक कियानी हैं, उसके शहबाज राना हैं, बहुत से लोग, मैं फ़रूख सलीम साहब लिखते हैं, और बहुत से लोग, अशफाक साहब हैं, ये लिखते भी हैं, ये साथ उसके बात भी करते। खुर्रम हुसैन साहब हैं, उनको पढ़ें आप। बेशुमार लोग जो लिखते हैं, मैं नाम अगर किसी का, यूसुफ नज़र साहब के आर्टिकल पढ़ें आप, तो बहुत सी शख्सियात हैं। तो मजमूई तौर पे जो है ना, अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो सालों के अंदर ये एक ऐसा है काम जो बहुत सालों में आपको लगेगा बड़े बड़े प्लान से अंदाज में हुआ है। मतलब ये अचानक नहीं हुआ कि जी आपकी इकॉनमी खास जगह जाके खड़ी हो गई है, ऐसा नहीं है। ये इसमें साल साल लगे हैं, ठीक है ना। इसके दौर में, उसके दौर में, इसके दौर में कर्जा आगे पीछे दाएं बाएं, बाहर से लोग आ गए, खास जगहों पे बैठे गड़बड़ करके वो आगे भी, मतलब ये एक लंबा प्रोसेस है। और फिर उसके बाद जो है वो आप उसमें ज़रा लोगों को इसको देखें, लोगों में डिप्रेशन, मायूसी, परेशानी, बिजली का बिल कभी बढ़ जाता है, कभी गैस का बिल बढ़ जाता है, कभी लोड शेडिंग 14 घंटे हो जाती है, कभी जो है वो मुल्क में अचानक इस कदर बढ़ जाता है सियासी अदम इस्तेकाम जो इस वक्त मौजूद है और आगे आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कि उसके नतीजे में लोगों में क्या बनेगा, क्या होगा। ठीक है, साथ ही दरमियान में ये मूडीज की, आज मूडीज की आ गई रेटिंग जी, और वो रेटिंग जो है उसमें से मनफी में, हाँ, ये एक्चुअली जो है ना, दो तीन अदारे हैं बड़े दुनिया में, वो रेटिंग्स को जारी करते हैं। मूडीज उनमें से एक है, क्रेडिट रेटिंग्स। और उस वो रेटिंग्स का एक्चुअली उसमें अगर हम चार्ट दिखा सकें ना, ये क्रेडिट रेटिंग्स, तो वो एक्चुअली रेटिंग्स भी हैं और एक उसमें आउटलुक भी आता है। यानी अच्छा, ये होता है बेसिकली क्रेडिट कि जो, मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैंने किसी से उधार लेना है, फर्ज करें, तो ये मूडीज वाला मुझे बताएगा कि आपको उधार देना चाहिए कि नहीं इसको। अच्छा, ये है, आपको उधार देना चाहिए कि नहीं, कि उसकी रेटिंग इतनी है कि ये वापस करेगा या नहीं करेगा। तो अगर आपकी रेटिंग बहुत अच्छी है तो ए होंगे आप, और उसके बाद हम नीचे चलते जाएंगे, सबसे खराब आप सी पे होंगे कि जी पे ही नहीं कर सकते किसी को, ठीक है ना। या BAA3 पे होंगे। तो मतलब इनकी रेटिंग इस तरह से है, ठीक है ना, कि मतलब है कि आप सी पे गए, जितना आप नीचे जा रहे हैं बी पे, तो उतना चांसेस कम है कि आप जी डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, आप वापस नहीं कर सकते। फिर एक जगह आएगी बिल्कुल ही नीचे के कोई मुल्क आपको कर्जा ही नहीं देगा। तो ये इनकी ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंस होती है मूडीज क्रेडिट रेटिंग्स की। यानी कि इसका असर पड़ता है हर एक पे। उन्होंने लिखा है, आज उनकी प्रेस स्टेटमेंट जो आई है, वो प्रेस स्टेटमेंट आप देखें ना मूडीज की, मेरा ख्याल है हमने शायद उसकी स्लाइड तैयार की होगी, तो उसमें जो है मूडीज की है, ये जो 10th है, तो उसमें वो आउटलुक को भी बता रहे हैं, ठीक है ना। एक तो आउटलुक बता रहे हैं फ्यूचर का, यानी B3 पे ले गए। उस चार्ट को हम दोबारा देखें तो B3 पे पाकिस्तान खड़ा है। B3 कहाँ है वो हम देख सकते हैं उस चार्ट में। और वो ये कह रहे हैं आउटलुक भी कि नेगेटिव, स्टेबल से नेगेटिव पे कर दिया उन्होंने। और इसमें अब आप देखें कि B3 कहाँ पे है, तो B3 जहाँ पर भी आपको नजर आएगा तो आप समझ लें कि मीडियम रेटिंग B3 पे मज़ेदार नहीं है, B3 नीचे है काफ़ी, ठीक है। अच्छा, तो वो ये इसमें ये होता है फिर कि आपको जिन्होंने कर्जे देने हैं, ठीक है ना, वो रुकेंगे, ठीक है, आपकी एक जो साख है मईशत की वो रुकेगी। तो एक तो ये इशू, तो आप उसमें प्रॉपर आप एक ऐसी जंग में मुब्तला हैं जो कि इकोनॉमिक वॉरफेयर है, और जिसमें आपके अपने लोग, आपकी अपनी साल की पॉलिसीज भी उसमें, ये तो नहीं कि बाहर से आके जना के थोप दिया आपके ऊपर। ये जो इकोनॉमिक वॉरफेयर है, ये इकोनॉमिक आपका सारी सूरत चल रही है, तो आप कहेंगे जी श्रीलंका के ऊपर अचानक किसी ने टपका दिया, ऐसा तो नहीं है। श्रीलंका के जो पॉलिसी मेकर्स थे वो बरस तक वो नहीं निकाल सके, जिसके नतीजे में ये सूरत बन गई। बिल्कुल सर।
तो आपके यहाँ भी मुल्क में बरसा बरस की कोई पॉलिसीज ऐसी हैं कि जो आईएमएफ से लोग जाके बाहर आ चुके हैं। इंडिया गया और बाहर आ गया आईएमएफ से। तो ऐसा नहीं हो कि आईएमएफ गए तो चुंगल में फंस जाएंगे, आप हमेशा और फंसे ही रहेंगे और जाते ही रहेंगे, तो मुल्क निकल आते हैं उससे, क्राइसिस से। तो ये जब आपका फैटफ का भी इशू चल रहा है, आपका आईएमएफ ने अभी तक, इन्होंने जो गिराई है रेटिंग वो इसलिए कि अनसर्टिनिटी है, आईएमएफ पता नहीं डील करता है नहीं करता, तो एकदम से उन्होंने गिरा दी इसी बात पे कि जो मुआहदा नहीं हो रहा। तो ये उसका हिस्सा है। फिर उसके बाद आ गया कि जो न्यूक्लियर के हवाले से बात, ये भी कोई नई बात नहीं है। ये तो बात जो है, ये मेरा ख्याल है जब से पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया है, तब से ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में दुनिया के बड़े कंसर्न्स हैं। दो लोग पसंद नहीं करते। जाहिर है सर। क्यों पसंद करेंगे? एक मतलब पहला एक तो इस्लामिक मुल्क, और उसके बाद फिर उसकी इकोनॉमी जो है वो देखे ना, भुट्टो साहब ने कहा घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर बनाएंगे। और उससे पहले जो है, उसके बाद फिर जियाउल हक साहब आए, उन्होंने भी दाएं बाएं आगे पीछे करके न्यूक्लियर चलाया आगे। अफगान वॉर चल रही थी सारा, गुलाम इसाक खान साहब, उसके बाद बेनज़ीर साहिबा का बड़ा रोल है हमारे मिसाइल प्रोग्राम में, मैं हमेशा कहता हूँ। और फिर नवाज शरीफ साहब ने जब 28 मई 98, तो बात यह है कि ये जब टेस्ट किए, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम तो आपका एक ऐसा है जो हमेशा खटकता है। और अल्टीमेटली अगर किसी को कोई, अगर आपका इकोनॉमी कोलैप्स करके और आपके जो मायूसी फैला के और ये करके और ऐसे करके, अल्टीमेटली एक चीज ऐसी है जो उनको समझ नहीं आता कि हम क्या करें, और वो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है। आप हर कुछ अरसे के बाद जब हम मिसाइल टेस्ट करते हैं कोई, तो एक अजीब सी एक कोफ्त सी पैदा होती है पूरी दुनिया में कि यार एक मिनट जरा, ये कौन से लोग हैं यार, इनकी इकोनॉमी भी ऐसी है और लेकिन इनके पास जो है इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और इनका जो मिसाइल प्रोग्राम है वो पता नहीं कहाँ पे जा तक उसकी रेंज पहुंच रही है, और वो मुस्तकिल अपग्रेड हो रहा है और वो चल रहा है अपनी जगह। और वो तो वो जो चीज़ है ना हमारी न्यूक्लियर, वो मैं ये समझता हूँ, मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूँ, अल्टीमेटली पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो टारगेट है अल्टीमेटली। ठीक। और मैं उसके साथ ही जितनी मैं ये बात कह रहा हूं ना, उतना ही मैं यकीन से इसको ईमान की हद तक ही समझता हूं कि ये हो नहीं सकता कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ कोई आंख उठा के भी देखे। उसकी वजह ये है कि यहां पर क्या आपके ख्याल से कि बिल्कुल ही बेवकूफ बुद्धू लोग बैठे हुए हैं क्या? दुनिया के बेहतरीन लोग बैठ के, ये जब चला ना ये वॉर ऑन टेरर, जिससे हम बड़ी हद तक निकल गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, उस जमाने में बड़ी कोशिश हुई। मैं तो मुस्तकिल, मैं भी कोट करता हूं 2-3 उस जमाने के बड़े इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, ये जब यहां पे ड्रोन अटैक्स और ये मुस्तकिल ही बात होती थी कि जी ओह दहशत गर्दों के हाथ लग जाएगा। ये हुआ ना 9/11, पहला इशू ही क्या उठा 9/11 के बाद के, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर दहशत गर्दों के हाथ लग गया तो क्या होगा। ओहो, उसके बाद जो एक हल्ला गुल्ला दुनिया का तमाशा। तो उस पूरे हालात में जब पाकिस्तान के अंदर 100 200 लोग मर रहे हैं, ड्रोन अटैक्स, एक अजीब सूरत हाल बनी हुई है, तो उस वक्त पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को उस हद तक उसकी सेफ्टी बढ़ाई कि जहां पर वो मुकम्मल शटअप कॉल नहीं चली जाती कि जी आपका जो उसका जो सेफ्टी, क्योंकि उसमें था कि उसको दहशत गर्दों के हाथ लगे। उस वक्त ये कहानी चल रही थी ना, आपकी इकोनॉमी तो ठीक थी क्योंकि आपको मुशर्रफ साहब का दौर था और जाहिर है कि पैसे वगैरह बाहर से आ रहे थे, वो ठीक था। लेकिन उसके साथ साथ ये पंगा डाला हुआ था उन्होंने कि जी दहशत गर्दों के हाथ लग जाएगा, ये हो जाएगा। एक तबाहकुन किस्म के जो है ना वहां से आर्टिकल्स और उनके कॉन्फ्रेंस में बात होती थी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि फिर यहाँ पर वो उनको बुला के फिर वो आते थे, वो IAEA वाले या अमेरिका, वो देखते थे, वो कहते थे यार एक मिनट जरा, ये तो शायद जो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि जितनी सेफ्टी होनी चाहिए तो उससे ज्यादा है। तो ये कमेंट्स आते थे बाद में, लेकिन फिर भी टुक 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 चलती रहती थी कि वो क्यों रहा है, ये टेक्निकल वेपन्स, ये मीडियम रेंज मिसाइल, ये। और इसमें एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, ये पहले चूंकि मैं डिस्कस कर चुका हूं, पूरे शोज कर चुका हूं इस पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि सबसे जो एक मजेदार चीज आई वो ये आर्टिकल आया सीमोर हर्ष, बड़ा नाम सीमोर हर्ष जो है, सीमोर हर्ष मेरे प्रोग्राम में भी आए थे इस आर्टिकल के बाद। ये 2009 का आर्टिकल,
डिफेंडिंग द आर्सेनल, और ये उसमें उन्होंने ये लिखा, सीमोर हर्श ने ये बाकायदा लिखा, और ये न्यूयॉर्कर के अंदर ये छपा आर्टिकल, ये आर्टिकल 7 नवंबर 2009, और उसमें उन्होंने ये लिखा, अगर हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें, कि अमेरिकन फॉर्मर सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर सेट कि एक टीम हैज ट्रेन्ड फॉर ईयर्स टू रिमूव और डिसमेंटल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर्सेनल ऑगमेंटेड बाय यूनिट ऑफ जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड। यानी एक ऐसी बाकायदा एक फोर्स तैयार है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर को इन केस ऑफ क्योस पे यहाँ पे फैले और ये फैले और वो फैले, वो तैयार है। बल्कि आगे जाके वो कहते हैं कि अर्ली समर में इसी आर्टिकल में आगे वो लिखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्योस फैला। अच्छा, ये जब छपा ना आर्टिकल, तो जिन लोगों को याद है, ये प्रोग्राम हमने किए इसके ऊपर, 2-3-4 प्रोग्राम्स मैंने इस पे किए थे इस आर्टिकल पे, तो उसमें ये हुआ कि वो यहाँ पे एन पैटरसन थी, उनकी तो तरदीद आई, बड़ा ही शोर शराबा हुआ। वो उन्होंने कहा जी एक टीम जो है ना वो बाकायदा अलर्ट हो गई और वो वहां से चल पड़ी जी। वो चल पड़ी और एक यहाँ पे रुक गई, आके एक खलीजी रियासत में रुक गई। पाकिस्तान की खबर आई कि जी यहाँ से कोई न्यूक्लियर कंपोनेंट गायब हो गया, फिर उसके बाद वो वापस चले गए। तो वो एक मुस्तकिल जो होता है ना। फिर उसके बाद एक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शायद लिखा, वो तो उन्होंने कमाल ही किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, ये ब्रेंट स्टीफन्स हैं, बड़े एक मुफक्किर हैं वहां पे, उन्होंने जनाब क्या आर्टिकल ठोंका। ये है 16 दिसंबर 2008। अब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि उनके दिमाग में क्या, वो कहते हैं लेट्स बाय पाकिस्तान न्यूक्स, पाकिस्तान के न्यूक्लियर खरीद लो। बाकायदा आप जरा आर्टिकल, आपको हंसी आएगी कि ये क्या लिखा 2008 में। वो कहते हैं न्यूक्लियर खरीद दो, और उसकी वजह यह है कि उस वक्त जरदारी साहब गए हुए थे अमेरिका, और जरदारी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक कोलैप्स से बचाने के लिए 100 बिलियन 100 बिलियन डॉलर चाहिए। तो उसने कहा कि दैट पुट्स मिस्टर जरदारी, ऐसा करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने 15 बिलियन अरेंज किए अभी तक, तो 85 बिलियन। अब ये प्रॉपर आर्टिकल है वॉल स्ट्रीट जर्नल का, सुने। उसके बाद तो कहते हैं कि 85 बिलियन जो है वो कमी है। तो ऐसा है कि हम जो हैं वो जरदारी साहब को इतना, पाकिस्तान को इतना ऑफर करते हैं, डील जो है वो ये है कि हम 100 बिलियन पे एग्री कर जाएं, और ये एग्री कर जाएं। फिर इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है वो कहते हैं एग्री कर जाते हैं 100 बिलियन पे, और 100 बिलियन डॉलर्स देके पाकिस्तान को। अब आप अंदाजा लगाएं कि इसको, मैं जो उस जमाने में, और उन्होंने कहा कि ये किया है ना हमने साउथ अफ्रीका के साथ, काजाकिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन, इन सब के साथ, लिबिया के साथ, ये हमने किया है। तो पाकिस्तान को 100 बिलियन देके इकोनॉमिक पैकेज, और अल्लाह खैर, और F-35 तैयारी भी दे देते हैं, M1 टैंक्स भी दे देते हैं, अपाची भी दे देते हैं, सारा कुछ देके, और साथ ही यकीनी बनाते हैं कि हम आपको न्यूक्लियर। ये झक जो है ये मारी थी अभी हालिया दिनों में ट्रंप गए उधर, कोरिया का नहीं करवा रहे थे, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के दोस्ती करवा रहे थे। तो उन्होंने जाके वहां पर ये आइडिया रखा कि जी ऐसा है कि आप न्यूक्लियर वगैरह छोड़ दें, और उसके बदले में पता नहीं ये मिलेगा वो मिलेगा, वो जितने गोलगप्पे उनको ऑफर कर सकते थे वो किए। उन्होंने कहा एक मिनट ठहरो भाईजान, ये आपने जो गद्दाफी के साथ किया, गद्दाफी मारा इसीलिए गया कि आपने उसके साथ डील की कि जी अपना न्यूक्लियर छोड़ दें और आप बड़े अच्छे हैं, और उसके बाद आपने 2-3 उसके दौरे करवाए, तकरीरें करवाई उसकी वहां पर, जनाब प्रोटोकॉल दिलवाया यूरोपीय मुल्कों में, थोड़े दिनों के बाद उसको आपने खत्म कर दिया। तो और ये प्रॉपर अटैक्स हुए, देखे ना, इराक का न्यूक्लियर, अभी ईरान के न्यूक्लियर के ऊपर थ्रेट्स हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर उस वक्त शुरू में, ज़ियाउल हक साहब के दौर में पहली थ्रेट आई थी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर के ऊपर जो है वो अटैक होने वाला है, और एक ब्रदर इस्लामी मुल्क ने पाकिस्तान को, उनकी इंटेलिजेंस ने, ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, ये कोई ऐसी चीज। तो ये अब मसला कि ये वही चक्कर चल रहा है दोबारा कि पाकिस्तान को, अल्टीमेटली पाकिस्तान का टारगेट जो भी हैं, जो भी दुनिया में लोग हैं सारे, उनको उनकी वो खटकता है, उनको ये प्रोग्राम खटकता है। जितना उनको खटकता है उतना ही पाकिस्तान थोड़ी दिनों के बाद, एक रिपोर्ट आती है, ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट है ब्रूकिंग्स की, ये भी 28 सितंबर 2001 को। तो एगोनाइजिंग प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तानी न्यूज़, ये इनको समझ नहीं आती कि वो क्या करें। ये अभी है, ये अभी इसके बाद भी आई है कई रिपोर्ट्स, मैं कितनी दिखाऊं। मसला ये है कि उनको प्रॉब्लम ये है कि देखें, जो है ना कि मतलब अफगानिस्तान भी खत्म हो गया, टेररिज्म भी खत्म हो गया, ये सितंबर के अंदर आई है। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि जी ब्रोकिंग्स वालों ने कि जी क्या है, अब कैसे करें, अभी भी वहां पे जहाज, अभी भी मसला है, अभी भी ये है, अभी वो। तो क्यास खड़ा करो, अफरा तफरी खड़ी करो, मायूसी पैदा करो, इंफॉर्मेशन डिजाइन। इसमें ऐसा नहीं कि सारा हम मलबा दूसरे में डाल दें, नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमने अपनी मईशत को ठीक करना है, ठीक है, मतलब ये चीजें सारी इंटरलिंक्ड हैं।
मतलब एक चीज के साथ दूसरी लिंक्ड होगी, इसके साथ ही, मतलब एक पूरा एक साइकिल है ना। जितनी आपकी फॉरेन पॉलिसी के साथ जुड़ी हुई आपकी मईशत, उसके साथ आप फॉरेन पॉलिसी में आपके पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात, आप किस ब्लॉक में हैं, कैसे जा रहे हैं, पॉलिसीज क्या है एग्रीमेंट्स, लॉन्ग आपकी। टर्म एग्रीमेंट्स कैसे, आप जरा तसव्वुर करें कि ये अभी जो प्रोजेक्ट्स मैं कहता हूँ ना, एक हुकूमत का प्रोजेक्ट बनता है, दूसरी हुकूमत बंद कर देती है। फिर वो अभी आप तुर्की गए हैं शहबाज शरीफ साहब, अब क्या अजीब व गरीब तमाशा कि वो तैयब अर्दगन के साथ वो बिजनेस काउंसिल बैठी हो, कह रहे हैं कि जी यहाँ पे माजरत के आप वापस आके प्रोग्राम्स को रीस्टार्ट करें। वो पता नहीं ये जावेद इकबाल साहब क्या कारनामा दिखा गए अपने दौर में कि वो जनाब नैब पूरी जो है वो वापस अब लाएंगे उनको। तो कितनी अजीब सी बात है। यानी कभी तस्वुर हम कर सकते थे कि ये याई अयूब खान के दौर में स्टील में लग गई तो भुट्टो साहब आके बंद कर दें। कुछ कभी कभी होता नहीं था। ये नया एक दौर शुरू हुआ है पाकिस्तान में, अभी शुरू हुआ है पिछले 8-10 सालों में, कि जो आएगा वो पिछले प्रोजेक्ट वो देखेगा ही नहीं, वो कहेगा ये सारा काम ही इसने गलत किया है। मतलब कोई काम अच्छा कर ही नहीं सकता। ये दूसरा जो है ना, एक वो तो पहला काम ही इसको बंद करो और उसमें से नैब वो फलाना ढिमाकना। माजी की हुकूमतें अकाउंटेबल पहले नहीं होता था। नहीं पहले नहीं होता था। देखिए पहले करप्शन थी, सब कुछ था कैसे, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स थे बड़े प्रोजेक्ट्स, आपके बड़े प्रोजेक्ट्स, यानी मेगा प्रोजेक्ट्स, बाहर की इन्वेस्टमेंट आई हुई है, वो पता चला बंद कर दिया आपने। तो ये अभी हुआ है 10 सालों में, इससे पहले नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, करप्शन की चार्जेस होते थे, प्रोजेक्ट्स बंद नहीं होते थे, प्रोजेक्ट चलते थे। अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको आगे चलने तो कंप्लीट करो, इन्वेस्टमेंट है, बाहर के लोग हैं। ये अभी पिछले 10 सालों में ये इकोनॉमिक जो आपके वॉरफेयर जब से और हिटमैन और सारा के एक ऐसी जगह लेकर आ जाएं कि आप कर्जों में फंस जाएं और बाहर के मुल्क भी हो जाएं कि यार वहां जाते हैं, हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, हुकूमत चेंज हो जाती है, वो आते हैं, लोग अंदर जेलों में पड़े होते हैं इंजीनियर, तो निकलो। तो ये एक मुझे ऐसा लगता है कि पूरा प्लान जैसे होता है ना, आपकी एक तरीके के साथ आपकी इकोनॉमी, फिर उसके बाद मायूसी, फिर लीडरशिप क्राइसिस, फिर ये कि वो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। इस पर मैं क्या बात करूं, तो अजीब सा लगता है ना कि रोज आप ये छेड़ दें इश्यूज को। लेकिन ये पूरा एक साइकिल है, इसमें से किसी एक कंपोनेंट को आप अलग नहीं कर सकते, और इसमें जिम्मेदार हमेशा अंदर के लोग ही होते हैं। मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कि आपकी मईशत खराब है तो आप सारा मलबा दूसरों पर डाल दें। भाई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा, फैसला साजी की आपके अंदर सलाहियत नहीं हो रही है एज अ मुल्क, आपके जो बेहतरीन लोग हैं वो डिप्रेशन में चले गए हैं। ये पिछले अदवार में देखें जो नैब छोड़ दी है, मैं खुद मिला हूं ऐसे ब्यूरोक्रेट से, जो ब्यूरोक्रेट बड़े ज़बरदस्त थे और वो बिल्कुल, यानी वो आप समझें कि उनके टूटे हुए दिल के साथ कि जी हमें भी हमारे साथ ऐसा किया, अब हम किस मुंह से जो है वो जाएंगे, और फिर हमें बहाल कर दिया कुछ अर्से के बाद, तो किस मुंह से जाएंगे अपनी जून। तो एक डिप्रेशन लोगों में, ब्रेन ड्रेन आपका। तो मेरा, लेकिन उसके साथ साथ मैं जो बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो उसके नतीजे में जो पैदा होने वाली मायूसी है ना, वो भी उसी का हिस्सा है। मतलब ये सारा कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि उसका एक हिस्सा ये है कि आप मायूस होकर बैठ जाएं कि हम कुछ नहीं कर सकते यार, अब तो क्या बनेगा हमारा, मतलब हम तो गए। ये जो कंपोनेंट है ना, उस सारे कंपोनेंट्स ने मिलके यहां तक लाना है आपको, जहां पर आपकी कौम बिल्कुल कहे कि अब कुछ नहीं बनना। ठीक है, तो यहां पर ये मैंने आपसे कहा ना कि चूंकि इसको समझ रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं, मतलब मैं जैसे मुझसे तो बहुत ज्यादा ज़हीन और जिम्मेदार शख्सियत बैठी हैं, अगर मेरे जैसा आदमी इसको समझ रहा है इस चीज को, तो वो नहीं समझ रहे होंगे। लेकिन मसला ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को कैसे हल किया जाए, ये असेंबलीज के इश्यूज को कैसे हल किया जाए, ये चेयरमैन नैब का कैसे डिसाइड होगा, ये छोटे इश्यूज हैं। अब देखिए ना, ये छोटे टैक्टिकल, ये रोजमर्रा, ये 6 बजे का बुलेटिन और 9 बजे, हमेशा मैं कहता हूँ, मिसाल देता हूँ, 6 बजे की खबरें, 8 बजे की खबरें, 9 बजे की खबरें, एक बड़ा जो है बड़ी पिक्चर के अंदर आप बतौर एक रियासत जो है वो आपको बाय डिजाइन, आप खुद या फिर बाय डिजाइन आपने तय कर लिया कि यार हमने एक दूसरे को मार रहे हैं, या ये कि दूसरे खुश हो रहे हैं कि यार ये आपस में कर रहे हैं ना, तो इट्स ओके, ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसका हल क्या है? क्या हमारे मुल्क में इस वक्त लीडरशिप का फुकदान है या फैसला साजी का? देखें बात ये है सारी कि इसको तो, ये तो चीज जो है ना, इसको तो आप रख दें एक तरफ, न्यूक्लियर को तो आप एक बिल्कुल बाकी इश्यूज से आप सेपरेट करें न्यूक्लियर। उसकी वजह यह है कि मैंने आपसे कहा ना कि बल्कि मेरा कंसर्न इस वक्त क्या है, एक तो मईशत है ना, पूरे मुल्क की मईशत। मेरा जो कंसर्न है वो ये है इस वक्त, मैं कोई डिफेंस एनालिस्ट नहीं हूं और ना ही मैं कोई इख्तियार रखता हूं कि मैं इसके ऊपर बात करूं, कि ये जो आगे जाके आपका ग्रे जोन जो वॉरफेयर है ना, जब काइनेटिक के साथ नॉन काइनेटिक इशू जब चलेगी ना जंगें,
तो काइनेटिक तो एक उनको रखना भी बड़ा जरूरी है कि आपके पास टैंक्स हों और सबमरीन्स हों और फाइटर प्लेन्स हों और ये हो और वो सारा जो आप नजर आ रहे हो वॉरशिप्स हों, जो यानी जो दुनिया को बताएं कि आपके पास है, मतलब। लेकिन जो ग्रे जोन, ग्रे जोन में तो कभी कोई एडमिट नहीं करेगा ना साइबर सिक्योरिटी। मतलब आप अमेरिका से पूछिए, अमेरिका कहेगा कि रशिया ने रैंसमवेयर अटैक किया, फलां किया, ढिमाक ना किया, उनके मीडिया में आता रहेगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो कोई अमेरिका भी शवाहिद नहीं होंगे। नहीं, शवाहिद हैं, वो मिल जाते हैं ना उनको, वो बताते हैं कि ये मेलवेयर डाला, ये किया। लेकिन अमेरिका भी तो जवाब में कुछ करता होगा ना। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑन नहीं करते, आप कर देते हैं ऑन नहीं। आप बैठे हैं किसी के कंप्यूटर में, आप बताएंगे जाके कि हम तुम्हारे कंप्यूटर में घुस के बैठे हुए हैं और वॉच कर रहे हैं सारा डेटा, क्यों बताएंगे? तो ये इसमें आपको आगे जाके बहुत ज्यादा अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है, क्योंकि ये वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इसमें, जैसे न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियर को आप डिस्कस नहीं करते लोगों के सामने कि क्या उसका क्या प्रोसेस है, आप किस तरह, कितने मुल्क के पास कितने वेपन। इसी तरह ये जो इश्यूज है ना, कि जिसमें साइबर सिक्योरिटी है, जिसमें आपका सेमीकंडक्टर्स कहां से आ रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, स्पेस में क्या आपने कैसे जाना है आगे, ये वो सारी चीजें जो डिस्क्लोज नहीं करते आप। मतलब आपको खामोश ही रहना है उसमें, मतलब आपने खामोश रह के काम करना है, क्योंकि उसकी वजह यही है कि डेटा, जब आपके मध्य मुकाबले को पता चला कि उसका डेटा, तो आपने शो थोड़ी करना हमारे पास ये 5 मुल्कों का डेटा आ गया है या हम उतने, वो तो अचानक बीच में पैगासस निकल आया, कोई स्टोरी आ गई, लेकिन वो तो अदरवाइज तो ये मुल्क कर रहे हैं पूरी दुनिया में। उसके लिए आपको पैसे चाहिए, उसके लिए आपको मईशत आपकी ठीक होनी चाहिए, उसके लिए आपको फैसला साजी करनी है। मैंने आपसे बात की ना कि इसको थोड़ा सा ये पॉलिटिकल इश्यूज से उठ के देखेंगे ना आप, बालातर होके एज अ पाकिस्तानी, तो फिर आपको बहुत क्लैरिटी के साथ नजर आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, और आप कहेंगे यार खुदा का वजह कर क्या रहे हैं, किन बातों में उलझे हुए हैं। एक तो बात ये होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें, चेयरमैन नैब का भी जिक्र किया, जावेद इकबाल साहब का, जस्टिस मकबूल बाखर साहब का नाम चल रहा है जी। मेरा अपना अंदाजा है कि शायद जस्टिस मकबूल बाकर साहब जो हैं, इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत है, वो इनकार कर दें। आई रिपीट, वो ये ओहदा लेने से इनकार कर दें। किस वजह के बुनियाद? जस्टिस मकबूल बाकर साहब जो हैं वो उनकी शायद मुझे नहीं पता सेहत के बारे में उनकी कोई इतला आई थी कुछ अर्से पहले कि शायद ठीक नहीं। दूसरी बात यह है कि सिंध में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था 2013 में, और वो ये था कि जस्टिस मकबूल बाकर साहब जो हैं उनके ऊपर एक खुदकुश हमला हुआ था, और उसमें 8 से 9 लोग मौके पे ही जहाँ बहक हो गए थे। जस्टिस साहब महफूज रहे थे, और उसको क्लेम किया था एक मिलिटेंट ग्रुप ने, और वो लोग पकड़े गए थे। वो अभी शायद एंटी टेररिज्म कोर्ट में उन पर मुकदमे वगैरह चल रहे हैं। तो जस्टिस साहब शायद ये जो जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिसको बहुत ज़्यादा लोग तवक्को भी रखते हैं कि भाई इसमें अक्रॉस द बोर्ड होगा, सब कुछ होगा, बड़ी अच्छी शख्सियत, बड़े ज़बरदस्त, लेकिन शायद वो इस ओहदे को अपनी सेहत की वजह से और ये जो वाक़यात वगैरह उन पर अटैक्स वगैरह हुए, शायद वो कबूल ना करें। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मैंने आपसे कहा ना कि अब आप हर चीज़ को ज़रा थोड़ा सा एक वाइडर एक्सपेक्ट में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बयानात जो हैं ये कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई लोग एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे हैं, कोई गद्दारी के फतवे जारी हो रहे हैं, कोई कुफर के हो जाते हैं, फिर वो वापस हो जाते हैं, अदालतें दरमियान में हैं, अदालतें फैसला देती हैं, उन पर इतराज़ कोई, मतलब एक किट जो चल रही है ना पूरे मुल्क में, ये उसी अदम इस्तेकाम का नतीजा है कि आखिर में आपके सामने फिर वो मूडीज की रिपोर्ट आ जाती है। मतलब वो उनको तो मतलब वो कुछ देखते हैं तभी तो जारी करते हैं ना, मतलब असेसमेंट होती है ना, उनके लोग यहाँ बैठे हैं, उनके ऑफिस है, वो देखते हैं कि पाकिस्तान के आखिर में वो टक करके एक रिपोर्ट आ गया। अब आप रिपोर्ट क्यों आई, कैसे, क्या हुआ, उसमें उनके 500 रीजन लिखे होंगे कि ये हो रहा है आपके यहाँ, ये हो रहा है आपके यहाँ, अदम इस्तेकाम है, ये है, यूं है, मायूसी है, गैर यकीनी है, ये IMF के साथ ये। तो इससे अब इशू ये कि इससे हमने निकलना है, और कैसे निकलना है ये अब ये देखें। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक बड़ी, यानी मैं आपसे कह रहा हूं ना कि दुनिया बड़ी इंटरेस्टिंग फैसले करने जा रही है। ये जो प्रेसिडेंट बाइडेन प्लान कर रहे हैं विजिट, कहाँ का विजिट, सऊदी अरेबिया का विजिट, और सऊदी अरेबिया का और इसराइल का विजिट प्लान कर रहे हैं, और प्लान कर रहे हैं उसमें मोहब्बत ये जाग रही है उनके अंदर कि जो सऊदी अरेबिया है और UAE है, उन्होंने एक ऐसा स्टांस लिया है कि उन्होंने रशिया के अगेंस्ट वो नहीं गए, बात कर चुके हैं। अच्छा, अब इसको राइटर्स ने आज ये खबर दी है, राइटर्स ने आज पहले ये फर्स्ट टाइम कहा है कि बाइडेन प्लानिंग गल्फ विजिट कुड मीट क्राउन प्रिंस वहाँ पे, ठीक है, मतलब तीसरी खबर है। अच्छा, और उसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि
अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट ने फिर लिखा है कि MBS यानी मोहम्मद बिन जो सुलेमान है, स्टैंड ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग व्हाट ही वांट्स। अच्छा, और साथ ही जो एक बात इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ओपेक, जो ओपेक ममालिक हैं, ओपेक वो ममालिक हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग मेंबर्स हैं। कुछ हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग मेंबर्स वो ओपेक का हिस्सा हैं, कुछ जो हैं वो ओपेक में नहीं हैं, और कुछ मुल्क जो हैं वो ओपेक में हैं। ओपेक को बुनियादी तौर पे अगर हम स्लाइड यहाँ पे दिखा सकें ओपेक की, तो ओपेक को बुनियादी तौर पे सऊदी अरेबिया ही उसमें इंपॉर्टेंट है, अल्जीरिया है, उसमें नाइजीरिया है, इक्वाडोर है, गबोन है, अंगोला है, UAE है, और उसमें कतर निकल गया, उसमें से 2019 में शायद वापस आ जाए कतर, नाइजीरिया है, ये सारे मुल्क हैं। लेकिन ओपेक हैं, और फिर उसके बाद नॉन ओपेक कंट्रीज़ हैं, यानी नॉन ओपेक कंट्रीज़ जो हैं उनमें फिर और बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग हैं, लेकिन वो इसके ओपेक के मेंबर नहीं हैं, और उनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। ठीक है, फिर ओपेक प्लस कर दिया था बीच में, और वो जो मुल्क हैं जो ओपेक में नहीं हैं उनमें ईरान है, इराक है, कतर भी उनमें है, सॉरी नॉन ओपेक के अंदर अजरबैजान है, नॉन ओपेक के अंदर, ये यहाँ से हम देख सकते हैं ना, अजरबैजान, ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया, मैक्सिको, नॉर्वे, ओमान, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे जो हैं ये नॉन ओपेक हैं और ये ओपेक हैं। तो ओपेक और नॉन ओपेक का एक इजलास हो रहा है जिसमें ये कोशिश हो रही है कि इस ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए, लेकिन यह है कि रशिया जो है वो ओपेक प्लस भी एक चीज़ बनी हुई है, रशिया जिसका हिस्सा है। अच्छा, अब जो बाइडन आ रहे हैं वो बाइडन इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पर आके वो किसी तरह कन्विंस करें ओपेक मालिक को कि आप अपनी ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाएं, ताकि जो कीमतें हैं वो ऑयल की कम हो जाएं। को महंगाई उधर खा गई है, मतलब हर तरफ पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, वो उनको समझ नहीं है, तो यहाँ से ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाएं, और इसलिए वो बात करने के लिए आ रहे हैं बाइडन। और ये एक बड़ी बात है कि वो बाइडन आ रहे हैं, और वो उसमें ये बात भी करेंगे, यकीन, और बहुत सारी बातें करेंगे। साथ ही वो आइलैंड्स वगैरह देने की बात जो मैंने पहले कही थी वो भी चल रही है, और भी जी सऊदी अरेबिया, हो सकता है वो F-35, साथ ही ये भी कहेंगे इसराइल को तस्लीम करें, हो सकता है सारी बातें करें, इसराइल भी जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इसी दौरान उनके आने से पहले, मतलब क्या ओपेक प्लस जिसमें रशिया था, क्या वो ख़त्म हो गया है? ये एक सवाल है। क्या जो अरब ममालिक हैं, यानी ओपेक के ममालिक, या अरब ममालिक जो हैं ये बड़े, यानी ओपेक कंट्रीज जो हैं, ओपेक कंट्रीज़ ने ये जब एम्बार्गो लगा दिया था 1973 में, ये अरब इसराइल वॉर के बाद, तो उसको वो बड़ा नागवार गुजरा था अमेरिका को, खास तौर अमेरिका को तेल फरोख्त करना बंद कर दिया था। वो तो निक्सन थे वहाँ पे, और यहाँ पे थे किंग फैसल, तो वो, और कैसिंजर, निक्सन और कैसिंजर एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो वो बड़ा निगोशिएट करना पड़ा था, बड़ी मुसीबत पड़ी थी। उसके बाद फिर अमेरिका की पूरी फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई थी एक तरह से, कि फ्यूचर में हमने कैसे लेके चलना है। ओपेक जो है ना ये बाद में बना है। ओपेक से पहले, ये ओपेक बना है 1960 में कहीं। ओपेक से पहले दुनिया की जो दुनिया का ऑयल है उसको 7 बहनें देखती थी। अच्छा जी, 7 सिस्टर्स। अच्छा, 7 सिस्टर्स उनको देखती थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 7 सिस्टर्स उनको देखती थी, और 7 सिस्टर्स जो थी वो कंपनीज थी असल में। ये ओपेक नहीं था उस वक्त। अच्छा, इसमें जो स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यू जर्सी था वो बाद में एसओ बन गया। फिर जो रॉयल डच शेल थी, एंग्लो डच, वो अब शेल बन गई। इसी तरह एंग्लो पर्शियन कंपनी जो थी, एंग्लो पर्शियन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एंग्लो पर्शियन एंग्लो ईरानियन कंपनी, जी। एंग्लो ईरानियन कंपनी जो थी उसका नाम है अब BP, ब्रिटिश पेट्रोलियम, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क जो है वो मोबिल है। फिर शेवरॉन कंपनी बन गई, जो गल्फ और टेक्साको थी, ये दोनों शेवरॉन। तो 7 बहनें जो थी ये चलाती थी पूरी दुनिया को, 7 सिस्टर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो 7 सिस्टर्स की जगह जो है वो ले ली ओपेक मुल्कों ने इन्होंने प्राइवेटाइज करके, यानी आराम को ले लिया किसी ने, ईरान ने अपना ऑयल कंपनी ले ली, वो बाहर दूसरों को निकाल के। तो ये जो एंग्लो सैक्सन कंपनीज थी ना, 7 बहनें, जो पूरी दुनिया में ठेका लिया होता, इनको बाहर करके वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरब, ये UAE, ये मुल्क खुद आ गए कि भाई आप निकलो बाहर, और आपका बस इतना हिस्सा होगा, डील हम करेंगे, ठीक है। तो डील जब इन्होंने शुरू की तो ओपेक बन गई। ओपेक ने खप डाली 73 में, तो उसके बाद फिर फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई मिडिल ईस्ट के बारे में, ऑयल का खेल शुरू हुआ। अच्छा, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं, ये कहने जा रहा हूं कि बाइडेन के आने से पहले क्या हुआ है।
बाइडेन के आने से पहले बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ है, क्योंकि वो आ इसीलिए रहे हैं कि यहां पर आके वो बात करेंगे। ये देखें, ये राइटर्स की न्यूज़, ये ओपेक प्लस ब्रिंग्स फॉरवर्ड ऑयल आउटपुट राइजेज एट बाइडेन सऊदी विजिट्स लूम्स, करीब आ रहा है। तो साथ ही जो राइटर्स की सेकंड न्यूज़ है। अच्छा जी, और अगर किसी ने इसके बारे में पढ़ना हो ना, सेवन सिस्टर्स के बारे में, तो वो न्यू सेवन सिस्टर्स एक आर्टिकल है फाइनेंशियल टाइम्स का, थोड़ा सा उसको सर्च करें गूगल, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। न्यू सेवन सिस्टर्स, ठीक है ना, जाइंट्स जो हैं वो वेस्टर्न राइवल्स के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एनीवे, मैं जो बात कहने जा रहा हूं वही कहने जा रहा हूं कि गल्फ न्यूज ने क्या खबर दी है। गल्फ न्यूज ये कह रहा है कि जीसीसी मेंबर्स, जो हमारी 8th न्यूज है, जीसीसी मेंबर्स स्टैंड यूनाइटेड ऑन रशिया यूक्रेन क्राइसिस, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। यानी सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने यह बात की है, और कहां की है उन्होंने, जब लेवरॉफ मौजूद थे। यानी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं रियाद, और रियाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि अल अरबिया में लाइव गई। और जब रियाद वो पहुंचे तो वहां पर कुवैत, यूएई यानी जीसीसी के वज़राए खारजा भी मौजूद थे, और वहां खड़े होकर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस प्रेस, ये अरब न्यूज को मैं कोट कर देता हूं, 9th, गल्फ यूनाइटेड ऑन रशिया यूक्रेन वॉर सेज सऊदी फॉरेन मिनिस्टर। तो सऊदी अरबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बाइडेन के आने से पहले ही ये कह दिया कि एक मिनट ठहर जाएं, हम रशिया और यूक्रेन के ऊपर हम साथ खड़े हैं से सऊदी फॉरेन। मौक़िफ़ एक होगा सबका। नहीं, अब पता नहीं बाइडेन आते हैं नहीं आते, क्या वो सारा दबड़दूज हो गया ना उनका विजिट, वो पहले ही इन्होंने स्टांस ले लिया। लेकिन ये दुनिया बड़ी इस वक्त स्मार्ट डिप्लोमेसी, उनको पता है ना कि एक बाइडेन आ रहे हैं, क्यों आएंगे भाई बाइडेन, यूक्रेन के ऊपर बात करें, रशिया पर ना जाएं, यूं करें। उन्होंने पहले ही जनाब रशिया के फॉर्म में, इसका मतलब ओपेक प्लस डेड नहीं है, ओपेक प्लस जिसमें रशिया भी शामिल होता है, ठीक है ना। ओपेक में, ओरिजिनल ओपेक में तो रशिया नहीं है, रशिया उसमें शामिल होता है ओपेक प्लस। ठीक है सर, ओपेक प्लस ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब, वापस आके बात करते हैं इस पे। नाज़रीन, ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला दिया गया कि इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं और ये दरख्वास्त भी वापस कर दी है। इसके बाद कि इमरान खान साहब की हिकमत अमली क्या होने जा रही है लॉन्ग मार्च के हवाले से, और क्या इक़दाम उठाएगी हुकूमत इसको रोकने के लिए, या जो कह रही है कि हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे। एक बात तो ये है कि सियासी तलखी अपने अरूज पे है, और सियासी अदम इस्तेकाम बदकिस्मती से बढ़ता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। और उसके ऊपर से ये 7 रुपये 91 पैसे का मजीद आईएमएफ की कंडीशंस। अब आईएमएफ की जो कंडीशन है वो पूरी होके ही नहीं दे रही। वो कहां पूरी होंगी, कब तक पूरी होंगी, क्या सब्सिडीज, कितनी सब्सिडीज, क्या उसका कोई लिमिट, उसकी शराइत में डॉक्टर साहब रिफॉर्म्स भी थे शायद। इसमें रिफॉर्म्स, ये टैरिफ पे गिरता जा रहा है। रिफॉर्म्स खा करने हैं, रिफॉर्म्स तो ये कि बिजली की चोरी खत्म करें आप, वो तो एक लॉन्ग टर्म है ना। और देखें, दुनिया में आप कहीं चले जाएं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट बनाते हैं ना। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लोग क्या करें मुझे बताएं, खूंटे नहीं डालेंगे, बिजली नहीं चुराएंगे तो क्या करेंगे अगर लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी। भाई तनख्वाहें वही चीज है जो नहीं बढ़ रही, तनख्वाहें बढ़ रही, नहीं बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है, तो लोग क्या नहीं इमरान, ये छोड़ दें आप आम सियासी, मैंने कहा उसको आप एक तरफ रख के आप देखें ना, सिर्फ तनख्वाहें नहीं बढ़ी और महंगाई बढ़ रही है, तो अब लोग क्या करें सवाल इसके कि लोग कहीं से बिजली चुराएं, कहीं से वो, मतलब अच्छा एक तो बात ही हो गई। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब को अपने आज उन्हें बगावत का मुकदमा कायम करने के लिए एक इजलास हुआ हुकूमत की तरफ से, और उसमें फैसला नहीं हो सका। ठीक है, तो अब वो कब होगा फैसला, क्या होगा, क्या बगावत का मुकदमा कटेगा, कट सकता है साबिक वजीर आजम पे, क्या मतलब वो एक दिखते आने वाले, लेकिन एक अदम इस्तेकाम तो है ना पॉलिटिकल, और जिसके नतीजे में मीशत हो रही है, और लोगों में केओस और मायूसी और ये सारा कुछ, जो कि उसका ग्रे जोन का हिस्सा है। अब इसमें जो एक तो ये इशू, दूसरा जो इशू है वो ये है कि लॉन्ग मार्च तो इमरान खान साहब प्लान कर रहे हैं, और ये हुकूमत को भी पता है कि लॉन्ग मार्च वो प्लान कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आज अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद में लाइसेंस याफ्ता जितना असला था वो लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। अच्छा जी, और उनको पब्लिक में ले जाने पर बिल्कुल पाबंदी होगी। अगर 144 होगा तो पब्लिक में आप नहीं ले जा सकते, लाइसेंस के साथ भी। ठीक,
ठीक है, तो लाइसेंस यानी वो लाइसेंस यानी पब्लिक कैरी करने पे पाबंदी, पब्लिक में आप जाएं, यानी घरों पे रखा हुआ अलग है कि आपके कोई चौकीदार हैं वो, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस है और लाइसेंस के साथ आप सड़क पे भी जा रहे हैं तो आप वो मनसूख हो कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं हुकूमत के पास कि एक कोई लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ शायद प्लान हो रहा है, और वो लॉन्ग मार्च जो है वो तो हुकूमत अपने तौर पे उसको रोकने की ये, क्योंकि और अदरवाइज तो इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया कि पब्लिक के अंदर कैसे इमरान खान, ये देखें जीरो सम गेम में ना अब वो वही वाली बात है कि दो नुक्ता हाय नजर हैं। एक ये कि क्या पार्लियामेंट में जाया जाए या ना जाए, अगर नहीं जाएंगे तो क्या वो राजा रियाज साहब पे छोड़ देंगे सारी अहम तकर्रियां और जो भी फैसले होने हैं, और अगर जाते हैं तो फिर वो कैसे जाएंगे जब तक तारीख नहीं देंगी हुकूमत। तो वो जिसको वो मतलब कैच 22 प्रिजनर्स डिलेमा, वो फंसे हुए हैं। तो ये एक फैसला है जो लेकिन खान साहब ने करना है। खान साहब का जहन बिल्कुल क्लियर है इसमें, खान साहब का क्लियर है, लेकिन जो रियल पॉलिटिक्स नीचे ग्राउंड पे है कि वो ये है कि भाई उधर से वो तकर्रुर हो गया, उसको तकर्रुर हो गया, ये तकर्रुर हो गया, मुशावरत नहीं है। तो एक ग्रुप ऐसा है जो चाहता है कि असेंबलियों में जाए, और जो मरीम नवाज साहबा ने बात की कि हमसे राब्ते में, अच्छा कुछ तो राब्ते में होंगे, वो तो मैं हमेशा कहता हूं कि इधर अभी भी जो है वो इमरान खान साहब के पास ऐसे लोग हैं। आप तसव्वुर करें कि वो लोग पीटीआई में हैं और उन्होंने और ये बात अब रोज़े रोशन की तरह अब तो खुल के सामने आ गई है, जो बात में बहुत अरसे पहले कहता था कि कमिटमेंट क्या हुई है उनके साथ, उनको मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलेगा, जो इस वक्त भी पीटीआई के अंदर जो राजा रियाज साहब ने कहा ना कि हम अगला इलेक्शन पीटीआई उस पे लड़ूंगा, नून पे लड़ूंगा, तो राजा रियाज साहब तो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। बहुत शुक्रिया। तो इशू ये है कि अब एक ग्रुप है जो कह रहे हैं अंदर जाएं, लेकिन खान साहब लॉन्ग मार्च प्लान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, और ये हुकूमत को पता है। सही हो गया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मायूसी की सूरत हाल है पाकिस्तान में, मगर बराए करम बयानात में एहतियात करें, इससे बड़े बड़े बहरान आए हैं कौमों पे, मुल्कों पे, वो निकल जाएंगे, हम इससे भी निकल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह खैर करे, आपस में एक दूसरे को जो है वो ना मारें और ना मरें एक दूसरे के हाथों, और ये इसके हल ढूंढें कि मईशत से कैसे आगे कैसे निकलना, बजाय इसके कि सारा का सारा जो हर रोज़ थोड़ी देर बाद शराइत पूरे करने में लग जाए। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।